गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग अभी हिंदी के 15 से 16 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा तो जो कल एग्ज़ाम है सीजीटीटी का या फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम है सीटीईटी का, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, चाहे बीएड का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप लोग एक काम कीजिएगा, इसमें जो है आप लोग मेरे लास्ट में कमेंट में बताइएगा इसमें से कितना आपको आंसर आ रहा था। इसमें 16 क्वेश्चन है करीब, ठीक ना, कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे आप लोग लास्ट में कमेंट में बताइएगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में अघोष ऊष्म एवं महाप्राण कौन सा है। हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से, अगर वीडियो मेरा नहीं देखे हैं हिंदी वर्णमाला तो देख लीजिएगा, पूरा डिटेल डाल दिया गया है। पहले तो ऊष्म की बात करते हैं। ऊष्म कौन कौन सा है? 4 प्रकार के श होते हैं। स मतलब एक ये है ऊष्म व्यंजन, ये है 3 प्रकार के स, इस प्रकार से। महाप्राण कौन सा होता है? 2 व चौथा अक्षर होता है, ठीक है ना। कौन सा पढ़े हैं हम लोग? 2 व चौथा अक्षर। क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित व्यंजनों में अघोष ऊष्म तथा महाप्राण, ठीक है ना। इसमें आप लोग देखिए सिंपल सा है। ऊष्म बोल रहे हैं, ऊष्म कौन सा दिख रहा है? सिर्फ तो एक ही है, द तो नहीं है, म भी नहीं है, ब भी नहीं है। सिंपल सा क्या दिख रहा है इसमें? श बस दिख रहा है। तो हमारा क्या आंसर होगा? हमारा जो है फर्स्ट आंसर होगा। अगर हम लोग बात करें अघोष का, तो अघोष का ट्रिक मैंने क्या बताया था? अघोष का ट्रिक मैंने बताया था वो है 1 2, यही बताया था ना। अदोष मतलब क्या बताया था? 1 और 2 बताया था। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण क्या होगा? अघोष होगा, ये पढ़े थे। और महाप्राण में क्या पढ़े थे? प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण ये होगा महाप्राण करके। और महाप्राण का परिभाषा क्या है? तो जिसमें जो शब्द, सॉरी जो शब्द बोलता हूँ, जो वर्ण बोलने में, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एयर की आवश्यकता होती है। मतलब कुछ भी शब्द, मतलब कुछ भी वर्ण बोल के देखिए आप लोग, उसमें जो है बहुत ज़्यादा हवा अंदर से बाहर निकलती है, उसको हम लोग महाप्राण बोलते हैं। जैसे कि स, श, स, इसमें क्या है? हवा बाहर निकल रही है, इसीलिए क्या है? ये महाप्राण है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर श होगा। सेकंड नंबर देखते हैं, पंच में अनुस्वार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी लोग गलत करते हैं इसका अक्सर। पंच में अनुस्वार, अनुस्वार मतलब क्या होता है? चंद्रबिंदु, मतलब चंद्रबिंदु बोलता हूँ, जो डॉट रहता है ऊपर में, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं। जैसे कि मंच लिखता हूँ तो मंच ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। चांद लिखता हूँ तो चांद इसको लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। ये जो चिन्ह है क्या बोलते हैं? अनुनासिक। और अनुस्वार किसको बोलते हैं? ये जो बिंदु है, ठीक है ना, पंच में दिख रहा है वो वाला। इसमें लिखा है पंच में अनुस्वार किस रूप में आता है? तो देखिए ये ऐसे होगा कि ये होगा, ठीक है, कि पम ऐसे होगा बोल रहे हैं। मतलब क्या इसमें जुड़ा हुआ है? अनुस्वार। देखिए अनुस्वार की परिभाषा याद रखेंगे दोस्तों। अनुस्वार मतलब पांचवा वर्ण होता है, ठीक है ना। प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है वो होता है, ठीक है। पांचवा वर्ण की बात करें तो कौन कौन, जैसे क वर्ग की बात करते हैं, क वर्ग में पांचवा कौन सा होगा? पांचवा की बात करें, क ख ग घ ग, ये वाला होगा, ठीक है ना। च में कौन सा होगा? च छ ज झ या, ये होगा। उसके बाद ट वर्ग में कौन सा होगा? ट ठ ड ढ न, ये वाला होगा, ठीक है। त की बात करें तो त थ द ध न, ये होता है, ठीक है। अगर हम लोग प की बात करें तो प फ ब भ म, ठीक, ये होता है। ये जो दिख रहा है यही क्या है? अनुस्वार में यूज होने वाला है। तो अनुस्वार में हम लोग कैसे यूज करते हैं उसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। जैसे पंच है तो याद रखेंगे, कोई भी अनुस्वार लगा है उसके जस्ट आगे का जो वर्ण रहेगा, जस्ट आगे का वर्ण, उसका जो पांचवा वर्ण रहेगा वही अनुस्वार उसमें यूज होगा। जैसे कि ध्यान से समझिएगा, जैसे कि यहाँ पे पंच लिखा हुआ है, ठीक है ना, पंच लिखा हुआ है। अब इसमें अनुस्वार जो है, बिंदु तो लगा है, हम लोग पढ़ रहे हैं पंच करके, लेकिन इसमें से इया वाला अनुस्वार यूज हुआ है कि ना वाला हुआ है कि माँ वाला हुआ है, कौन सा हुआ है? कि बाण का अणा वाला हुआ है, ठीक है ना। कौन सा वाला हुआ है कैसे पता करेंगे? तो अनुस्वार लगा है, ठीक है ना, मान लो लगा है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। तो च वाला देखिएगा, च वर्ग में सबसे लास्ट वर्ण कौन सा है? पांचवा। तो च छ ज झ इया। तो याद रखना है इसमें क्या लगा है? इया लगा है दोस्तों, याद रखेंगे, गलत नहीं करना है। ना लग के अगर ना लगाते हैं तो गलत हो जाएगा जी। क्या आएगा? बी आएगा। एक उदाहरण से और समझते हैं, संबंध, ये लिखा हुआ है संबंध, लेकिन इसको हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? वो अलग लिखते हैं तो म जोड़ते हैं और इसमें न जोड़ते हैं। बिंदु तो दोनों एक है, लेकिन अलग अलग क्यों करते हैं? यहाँ पे माँ लगा रहे हैं अनुस्वार के रूप में और यहाँ क्या है? ना लगा रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं? संबंध लिखते हैं तो यही तो बताना चाह रहा हूँ मैं। ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन गलत नहीं करना है, मेरा काम वही रहता है आप लोग को बेसिक से समझाना अच्छे से। तो संबंध में देखिए मैंने क्या बताया था? संबंध लिखा हुआ है। अनुस्वार के बाद, अनुस्वार के बाद जो भी वर्ण आएगा, मतलब अनुस्वार यहाँ पे लगा, उसके बाद कौन सा आ रहा है? यहाँ पे बा आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे अनुस्वार लिखा है, उसके बाद कौन सा आ रहा है? धा आ रहा है। तो इसमें कौन सा लगेगा? बा। बा वाले अक्षर में देखिए, ठीक है ना, ये जो ब है, संबंध है ना, याद रखना है, संबंध है, इसमें ब है, उसका पांचवा वर्ण क्या होगा?
तो ब वाला कौन सा है, प फ ब भ म, इसलिए क्या है यहाँ पे म लगा है। ठीक है, क्लियर है। ब वाले में ब वाले वर्ग आता है, मतलब प वाला वर्ग है, प फ ब भ म, इसमें लास्ट में कौन सा रहता है, म रहता है, इसलिए अनुस्वार के रूप में म यूज हुआ है। उसके बाद ये अनुस्वार हुआ, यहाँ पे बिंदु लगा है, इसमें आगे वाला देखिए वर्ण कौन सा है, ध है, तो त थ द ध न होता है लास्ट वाला, इसलिए क्या है इसमें न लगा है दोस्तों। ठीक है, संबंध यहाँ पे यू लगा है ना, ऐसे सम लगा है, उसके बाद बंध के बाद आधा ना करके ध जुड़ा हुआ है। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ नहीं, मतलब समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर से एक बार समझा दूंगा, कमेंट के माध्यम से आप बताइए कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, गरिमा का विलोम शब्द क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है अंधकार, सेकंड ऑप्शन है लघिमा, थर्ड ऑप्शन है घृणा और फोर्थ ऑप्शन है नीचता। अंधकार का उजाला होता है, ठीक ना। घृणा का क्या होता है, घृणा का प्यार होता है, ये सब होते हैं, प्रेम। लघिमा इसका सही आंसर होगा दोस्तों। गरिमा मतलब बहुत बड़ा होता है, लघिमा मतलब छोटा होता है, याद रखेंगे। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। उसके बाद है विलोम पूछा गया था, उसमें देख लीजिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग, सूर्योदय शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का प्रकार है। कौन सा संधि है सूर्योदय में, तो सूर्योदय में देखते हैं दोस्तों, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्य प्लस उदय। देख लेते हैं इसमें कौन सा यूज हुआ है, इसमें अ प्लस उ क्या बनता है जी, ओ बनता है, सूर्योदय बन जाता है। ठीक है ना। दीर्घ स्वर संधि है क्या, दीर्घ स्वर संधि में ऐसा नहीं होता है। यर्ण स्वर संधि है क्या, ये भी नहीं है। वृद्धि स्वर संधि है क्या, वृद्धि स्वर संधि में क्या है, बड़ा औ बड़ा ए लगता है, लेकिन इसमें लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, तो ये भी नहीं होता। कौन सा बच रहा है, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों, ध्यान देंगे, रिवाइज करा रहा हूँ एक बार ना। अ प्लस, गुण स्वर संधि की बात कर रहे हैं ना, अ प्लस ई मिलकर क्या बनते हैं, तो ए बन जाता है। जैसे कि सुरेंद्र कैसे लिखते हैं जी, सूर प्लस इंद्र, तो इसमें र में कौन सी मात्रा लगी, अ की मात्रा लगी है। इंद्र में कौन सी लगी है, तो ई लगी है। अ प्लस ए मिलकर क्या बनेगा, तो ये ए बन जाता है, इसलिए क्या है, सुरेंद्र हो जाता है। या महेश है, महाधन, इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। चलिए पांचवा देखते हैं, तत्पुरुष समास कौन सा है। इसमें देखिए भाई बहन बोल रहे हैं, भाई बहन में कौन सा होता है, इसमें बीच में क्या है, योजक चिन्ह लगा होता है, सभी जानते हैं। ये तो द्वंद्व समास हो गया, सभी जान रहे हैं कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। नीलकंठ मतलब कंठ जो है नीला है बता रहा है, कंठ की विशेषता बता रहा है। ठीक है, पहला वाला शब्द जो है। ठीक है, तो इसमें कौन सा रहता है, कर्मधारय समास रहता है, सभी जानते हैं, कर्मधारय समास। आप बीती, आप बीती का समास विग्रह क्या होता है, तो आप पर बीती होता है, दोस्तों याद रखेंगे, आप पर बीती। और आप पर बीती मतलब पर लग गया है, मतलब क्या लग गया है, विभक्ति लग गया है। ठीक है ना, क्या लग गया है, विभक्ति। और इसमें कौन सा समास होता है विभक्ति वाले में, तो कर मतलब कर, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, ये सब पढ़े हैं ना जी आप लोग, संबोधन अधिकरण अपादान। तो इसमें तत्पुरुष समास आएगा। कौन सा तत्पुरुष, तो पर वाला कौन सा आएगा, अधिकरण में या पर, तो इसमें अधिकरण क्या लगा है, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा, याद रखेंगे आप बीती में। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है उसको देखिए, तत्पुरुष समास कौन सा है, तो यही होगा आप बीती। क्लियर हो रहा है आप सभी को, पढ़ चुके हैं ना, गलत नहीं करना है, नहीं जानते हैं ना। चलिए छठवा, मेघ शब्द का पर्यायवाची। मेघ मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो यही याद होना चाहिए, बादल होता है। ठीक है, बादल होता है। जलद, दम, द मतलब क्या होता है, याद रखेंगे, जल से मतलब जल देने वाला, द मतलब होता है देने वाला, मतलब जल देने वाला। और जलज मतलब क्या होता है दोस्तों, जलज मतलब होता है कि जल से जन्मा, जल से जन्मा मतलब कमल हो गया। लेकिन मेघ, मेघ का क्या होगा यहाँ पे, मेघ मतलब होता है, मेघ क्या करता है, बादल, तो जल देने वाला है। ठीक है ना, पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जलद होगा, याद रखेंगे। छठवा का ए होगा। सातवां का देख लेते हैं हम लोग, यह महिला का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है बोल रहे हैं। नारी, नारी को तो महिला बोलते हैं, ये तो सही है हमारा, ये सही है। अबला भी बोलते हैं, ठीक है ना, औरत भी बोलते हैं, लेकिन पत्नी क्या है, दूसरा होता है। महिला अलग है, पत्नी अलग है। क्या आपको किसी को कोई महिला दिख रही है उसको पत्नी बोलोगे क्या, पत्नी बोलोगे तो अब मार खा जाओगे जी। ठीक है ना, वो क्या है, महिला ही है। ठीक है ना, उसको पत्नी, औरत बोल सकते हैं, नारी बोल सकते हैं, अबला बोल सकते हैं, लेकिन पत्नी उसको नहीं बोल सकते। पत्नी बोलेंगे तो आप मार खाएंगे, ऐसा यूज़ नहीं करना है। ठीक है ना, तो महिला का पर्यायवाची पत्नी नहीं है जी, पत्नी अलग है, महिला अलग है। सब महिला पत्नी होती है क्या, नहीं होती। आठवां नंबर देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम, तत्सम का कौन सा है इसमें, तो याद रखना है गेहूं, सिंपल सा है। गेहूं का, गेहूं क्या है, तद्भव है, ये कौन सा है, तद्भव है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा बताइए, गेहूं। देखिए गेहूं है,
ठीक है ना। ये गेहूं का तत्सम क्या होगा, तो गोधूम होता है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमसे क्या है, तत्सम ही पूछा गया। और तत्सम क्या है जी, तत्सम आप सभी को मालूम है, ये जो है संस्कृत का शब्द से आया हुआ है, संस्कृत से, याद रखना है। ठीक है ना, ये गलत नहीं करना है इसको। विदेशी भाषा से हिंदी में आया गया उपसर्ग निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए, अन उपसर्ग तो सभी जानते हैं। विदेशी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विदेशी भाषा से हिंदी में आया गया उपसर्ग बोल रहे हैं। ये तो हिंदी में यूज होता है नॉर्मली, विदेशी भाषा से नहीं आया है। नी भी हो जाता है, कु भी हो जाता है, कु भी यूज हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन कम यूज होता है क्या, कम यूज कहाँ होता है, ज्यादा यूज नहीं होता। ये विदेशी भाषा से आया हुआ है, जैसे कम वक्त लिखते हैं, ये कम वक्त जो है विदेशी भाषा का शब्द है, याद रखें, कम वक्त। ठीक है ना, ये याद रखना है। तो कम क्या है इसमें, यही जो है इसका आंसर रहेगा। उसके बाद है अमावट। अमावट में कौन सा प्रत्यय लगा है बताइए, अमावट। अमावट में याद रखना है, आ इसमें लगा है आवट प्रत्यय लगा है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वट प्रत्यय नहीं लिखा है, आवट, देखिए अम प्लस आवट। ठीक है, याद रखना है। प्रत्यय किसको बोलते हैं, आप सभी को मालूम होना चाहिए, जो शब्द के बाद में लगता है। ठीक है ना, जैसे कि लिख रहा हूं यहाँ पे मानवता। ठीक है ना, इसके बाद क्या है, मानव हो गया, और इसमें ता प्रत्यय लगा है। ठीक है, इस प्रकार से है। दूध वाला लिखता हूँ, दूध वाला। इसमें अगर उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग दूध होगा, और प्रत्यय क्या है, प्रत्यय मतलब पीछे वाला, मतलब बात का वाला, याद रखना है। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम के प्रकार मैं डिटेल वीडियो डाल चुका हूँ, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। कुछ कुछ कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पढ़े हैं ना जी, अनिश्चयवाचक, कोई कुछ, ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन क्या है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना। क्या क्या है, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लेकिन इधर पढ़े हैं क्या, इधर नहीं पढ़े हैं, ये क्या है, क्रिया विशेषण है, याद रखेंगे, क्या है, क्रिया विशेषण है इधर जो है, बाकी सभी इसमें सर्वनाम है। क्लियर हो रहा है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, इधर होगा, ये सर्वनाम नहीं है। उसके बाद है 12वां नंबर क्वेश्चन, मैं घड़ा भरता हूँ, क्रिया के किस भेद के अंतर्गत आएगा। मैं घड़ा भरता हूँ। हम लोग अकर्मक और सकर्मक की पहचान कैसे करते हैं, हम लोग जो ये वाक्य है, सेंटेंस है, ठीक है, उसमें हम लोग क्वेश्चन क्या लगाते हैं, क्या, क्या या कौन लगा के देखते हैं। अगर हमको आंसर मिल जाता है तो वो सकर्मक होता है, अगर हमको आंसर नहीं मिलता है तो वो क्या होता है, अकर्मक होता है। चलिए देख लेते हैं। प्रेरणार्थक मतलब तो वो होता है, प्रेरणार्थक भी हम लोग एक वीडियो बनाऊंगा उसमें। प्रेरणार्थक मतलब किसी से काम करवाया जाता है, उसको बोलते हैं। संयुक्त तो मतलब उसको ही पढ़ेंगे। मैं घड़ा भरता हूँ बोल रहा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या भरता है, घड़ा भरता है, आंसर तो मिल रहा है ना, क्या भर रहा है वो, घड़ा भर रहा है। ठीक, क्या या कौन में से कोई एक आंसर मिल गया हमको, क्या भर रहा है, घड़ा भर रहा है, तो ये क्या हुआ, सकर्मक है, याद रखेंगे। ठीक है ना, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है ना, तो याद रखना है। 13वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है बोल रहे हैं। पुल्लिंग शब्द सभी जानते हैं, मोती जो है, मोती क्या है जी, मोती बोलती हैं, ये क्या है, पुल्लिंग ही है। ठीक है ना। लाल, लाल लगाते हैं, जैसे नाम लिखते हैं हम लोग किसी के सामने तो लाल लगाते हैं, ये भी है। माणिक लाल, ये भी बोलते हैं, माणिक क्या है, ये भी तो क्या है, पुल्लिंग ही है। लेकिन मणि, मणि में क्या है, इकारांत होता है। ठीक है ना, अकारांत वाले में क्या लगता है, मणि अपवाद स्वरूप है, ये क्या है, पुल्लिंग नहीं है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। मणि आप लोग देखे हैं ना जी। ठीक है, लड़कियों का नाम रहता है मणि करके, याद रखना है। इसमें जो है पुल्लिंग शब्द नहीं है बोल रहे हैं, मतलब मणि जो है पुल्लिंग नहीं है। उसके बाद 14वां नंबर क्वेश्चन है, टोटल इसमें 16 क्वेश्चन है, खत्म होने वाला है दोस्तों। ठीक है, पेशेंस रखे रहिए। कौन सा अर्धविराम चिन्ह का, कौन सा अर्धविराम का चिन्ह है बोल रहे हैं। अर्धविराम हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, पढ़ चुके हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉमा बोलते हैं। कॉमा को क्या बोलते हैं, अल्प विराम बोलते हैं दोस्तों। अर्धविराम अलग है, हमको क्या है, अर्धविराम पूछा है, ये तो क्या है, अल्प विराम है। ठीक है, ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क। यही क्या है, अर्धविराम चिन्ह है, इसी को अर्धविराम चिन्ह बोलते हैं। जिसमें कॉमा से थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए रुकना पड़े तो उस चिन्ह का उपयोग, कौन से चिन्ह का उपयोग करते हैं, तो अर्धविराम चिन्ह, देख लीजिए, डी वाला इसका सही आंसर होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, और या योजक चिन्ह परंतु, ठीक है, परंतु, किंतु, इसलिए, ये सब जितने ही प्रकार की यूज होगी वो कौन सा वाक्य रहता है, याद रखना है, संयुक्त वाक्य रहता है दोस्तों। क्या रहता है, संयुक्त वाक्य रहता है। जैसे छात्र पढ़ते हैं, ठीक, ये एक वाक्य हो गया। अध्यापक उन्हें देखते हैं, ये दो वाक्य हो गए, मतलब दो रूप से मिला हुआ है, संयुक्त रूप से है। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे, दो तो अलग अलग वाक्य लेकिन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए संयुक्त वाक्य है। लास्ट क्वेश्चन है, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है महामूर्ख, सेकंड ऑप्शन है महापंडित, थर्ड ऑप्शन है मित्र, और फोर्थ ऑप्शन है शत्रु। इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। थैंक यू।